आप सभी दर्शकों का नमस्कार। और मुझे कुछ फीडबैक दीजिए कि आपको, यदि आपको अगर तस्वीर ठीक प्रकार से आ रही है और अगर आपको हिंदी कक्ष में अगर आवाज आपके अनुवादक की ठीक आ रही है तो 10 दबाकर इसकी सूचना दीजिए। धन्यवाद। और बहुत बढ़िया और धन्यवाद आपकी फीडबैक के लिए। और 108 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ आज 150 से ज्यादा लोग जुड़े हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे, जो कि रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, तो वो 2000 लोग जो हैं वो रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको आवाज नहीं आ रही है, लेकिन लोगों ने मुझे 10 में से 10 दिए हैं, प्लस दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ सकता है। तो हमारे पास आवाज है और आवाज बिल्कुल ठीक है। और यही चीज हमारे पार्टनर्स भी चैट पर रख रहे हैं। 9 जनवरी का दिन है और 9:36 हुए हैं। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बहुत खुशी है आप जो हैं मुझे ठीक प्रकार से, मैं माफी चाहूंगा, पवन जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी, तो मुझे जरूर हिंदी कक्ष में प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। अ, और मैं यहाँ पर जो वीडियो रिपोर्ट है वो प्रकाशित हो रही थी, और जो कि दिसंबर के, जो पिछले साल के दिसंबर में जो प्रकाशित हुई थी। और आज हम लोग जो हैं जो जो पिछले साल की जो हमारी गलतियां, हम उसको ना दोहराएंगे। और सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी फीडबैक का। हिंदी कक्ष में आवाज ठीक आ रही है। तो चलिए आगे चलते हैं और आज की मीटिंग का फॉर्मेट या प्रारूप देखते हैं। तो बहुत ही संवादात्मक सत्र करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने प्रश्न हमें पूछ सकते हैं, जो प्रश्न आपके पास हैं, और मैं आप लोगों को अवसर दूंगा, हमारे मेहमानों को, कि वो अपने प्रश्न को वो वीडियो फॉर्मेट में लाइव हमसे पूछ सकें, और उनको भी जो है आपको आपको आपके जवाब भी मिलेंगे। तो आप तैयार हो जाइए। आपको अपना कैमरा जो है वो चालू करना होगा। और अगर कैमरा चालू नहीं हो पाता है तो कम से कम आपका जो ऑडियो जो है वो आप चालू कर सकते हैं। तो जूम में एक विशेषता है कि आप अपना हाथ खड़े कर सकते हैं, एक आइकॉन है, उस चिन्ह को दबा सकते हैं, हैंड्स अप का, और उसके बाद हम लोग जो है आपको जो है हम लाइव आपसे बात कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। और आपने पिछली बार आपने ये कहा कि आप लोगों को ये विचार बहुत अच्छा लगा, तो ये काफी दिलचस्प होने वाला है। तो बहुत बढ़िया। और तो कोई कह रहा है कि उनको आवाज नहीं आ रही है, या वो पूछ रहे हैं कि मैं अंग्रेजी भाषा कैसे प्राप्त करूं। तो क्या आप एक बार समूह में मॉडरेटर देख सकते हैं उन लोगों को, कि वो किस प्रकार से वो रिकनेक्ट कर सकें। यदि उनके पास आवाज नहीं आ रही है तो वो रिकनेक्ट कर सकते हैं, वो लॉग आउट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और मुझे बताइए कि आपको कंपनी की जो वीडियो रिपोर्ट थी, जो कि प्रकाशित हुई जो दिसंबर 2024 दिसंबर में जो प्रकाशित की गई, और हमारी पिछली बैठक के अंदर हम लोगों ने जो जो मुख्य जो उपलब्धियां हैं 2024 की, उसके बारे में हम लोगों ने बात की, उसे साझा किया। और हम लोगों ने फिर डॉक्टर यूनिस्की से हमने पूछा, जो कि सीईओ हैं, जो कि उसके साथ युजत कानोशपेवा, जिनसे हम लोगों ने सुना, जो कि और उनके भी जो दृष्टिकोण जो थे, जो सामग्री उन्होंने, जो जो बातें उन्होंने की, वो भी हमारी पिछली बैठक से मिलती जुलती हैं। तो मैं अब आपकी जो टिप्पणियां हैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि
की पहली परियोजना आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। उन्होंने फोर्ब्स के अंदर बातचीत की इसके बारे में, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि आपकी जो जो नींद है, वो नींद जो उड़ सकती है। और कोई कह रहा है कि 2023 के मुकाबले में 2024 की जो रिपोर्ट थी वो काफी वो थोड़ा सा, उसका जो स्तर था वो थोड़ा सा कम था। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आप उसको किस प्रकार देखते हैं। तो हम लोगों ने वीडियो में देखा कि जो कंपनी है वो वो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठा रही है। और वो, हम लोग ब्रिक्स देशों की बात कर रहे हैं, यूएसए की बात कर रहे हैं, यूएई की बात कर रहे हैं। और ये ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो हम लोगों ने बातचीत की थी 2024 के अंदर। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। 2022 में, 2023 में ऐसी कोई उपलब्धियां इस कंपनी को प्राप्त नहीं हुई थी। तो एक और मुख्य जो बिंदु था वो ये कि कंपनी जो है वो तालमेल बिठा रही है, साथ ही साथ जो है दूसरे देशों के साथ सहयोग कर रही है, क्वालिटी के अंदर, मानकों के अंदर, जो कि विश्व स्तरीय मानक हैं। और जो जो दिग्गज कंपनियां हैं जो उन उद्योगों के अंदर, उनके साथ वो कार्य कर रही है। तो कोई कह रहा है कि किसी का माइक खुला हुआ है, और जिनकी वजह से, देखिए, किसी और का माइक तो खुला नहीं हो सकता है। और अभी तक किसी के पास भी वो विशेष अधिकार नहीं है कि वो अपने माइक को चालू कर सकें। तो हो सकता है कि आपको, आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही हो। तो आपको कुछ हो सकता है कि यूट्यूब का वीडियो आपको सुनाई दे रहा हो। तो चलिए, हम लोग अपनी जो जो हम लोग अपने आज की बैठक से विचलित नहीं होते हैं, आगे चलते हैं। तो एक और चीज जो 2024 में जो रेखांकित की गई, और वो ये थी कि सबसे पहली कमर्शियल परियोजना का शुभारंभ हुआ, लॉन्च हुआ। और शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और अब इसके बाद जो है और कमर्शियल परियोजनाएं जो है वो उनकी संख्या बढ़ेगी। और केवल केवल डिजाइन ही नहीं, बल्कि उत्पादन भी होगा, विनिर्माण का कार्य जो है वो बढ़ेगा। तो ऐसी परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और कंपनी जो है उसके ऊपर कार्य कर रही है। और हम लोगों को पूरा का पूरा विश्वास है कि ये जो कि आने वाले कुछ समय में ये सारी की सारी चीजें जो है वो होने वाली हैं। और एक और चीज जो आप लोगों ने जो देखी, जो आप लोगों ने सुनी होगी, और वो ये कि 2024 के दूसरे भाग के अंदर मैंने काफी बार इस विषय के ऊपर बात की। और वो प्रश्न था डिविडेंड्स और और किस प्रकार से पारित, जो 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 कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न था। और 2024 के अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर खूब बातचीत भी की। और हम लोगों ने जितनी ज्यादा जो है कि कि लोगों को हम लोगों ने सही जानकारी दी। बहुत सारी जो जानकारियां जो थी वो लोगों को गलत सुनाई दी। उन्होंने जो वीडियो रिपोर्ट में सुना वो उन्होंने शायद ठीक से नहीं सुना। और ये 2023 की रिपोर्ट थी। और कुछ लोगों को लगा कि जो लाभांश है, जो डिविडेंड्स हैं, वो त्वरित रूप से, वो इमिडिएटली जो है उनका भुगतान किया जाएगा। और ये तो वहां पर डॉक्टर यूनिट्सकी के चैनल के ऊपर 20,000 से ज्यादा व्यूज हैं। और उस वीडियो के अंदर 20,000 से ज्यादा व्यूज हैं। और उसके अंत की तरफ जो हम बात की कि किस प्रकार से जो जो पारिश्रमिक है, यानी कि रेन्यूमरेशन है, वो दिया जाएगा। तो इसीलिए ये
इस चीज को हम लोग सही तरीके से इसको सुन पाए, इस चीज को सही तरीके से समझ पाए, ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों को डॉक्टर यूनिस्की के शब्दों में क्या सुनाई दिया, उनका क्या मतलब था जब उन्होंने, जब लाभांश की या पारिश्रमिक यानी रेम्युनरेशन की बात करी। और मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप कृपया करके चैट में मुझे जरूर लिख कर बताइए। और कारण क्या है कि मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे दिनों में हमारे चैट के अंदर, जहां पर हमारे पास 2000 से ज्यादा सदस्य हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, और उसके अंदर 10,000 से ज्यादा उपयोगकर्ता यानी यूजर्स हैं, तो बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं वो ये वो वो जो है वो मनगढ़ंत बातें लिख रहे हैं, वो वाद विवाद कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि वो सही हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि वो सही नहीं है, और वो दूसरों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक साल पहले जो है वो हुआ, वो इस साल भी हो सकता है। तो इस चीज को, अ, इस चीज से बचने के लिए, तो इसी लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, और इस विषय के ऊपर जो है इसको एक ही बार, इसको जो है बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो बहुत ही कम लोगों ने, कुछ 2 या 3 लोगों ने इसके अंदर उत्तर लिखा है। मैं चाहूंगा कि 140 लोगों में से कुछ लोग जो है वो जरूर अपनी टिप्पणी इस बारे में करें। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने जवाब दें। तो आप ये देखिए, डॉक्टर नित्सकी के उस वीडियो के ऊपर 20,000 व्यूज आए थे, जो उनके चैनल पर प्रकाशित किया गया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से ही लोग जो हैं वो, उन्होंने उस वीडियो को देखा होगा। और इसीलिए मैं यहाँ से आपसे कहूंगा कि आप जरूर मुझे इसके बारे में बताएं। बहुत बढ़िया। और तो ये कहा गया था कि संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है कि ये सारी चीजें होंगी। तो आपको ये लग रहा है कि जो लाभांश है वो, आपको संभावना लग रही है कि वो दिया जाएगा। और ग्रेगरी कह रहे हैं कि मुझे शब्द शब्द दर शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर है कि एक वित्तीय ढांचे को पूरा किया जाने की बात की जा रही है। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि एक वित्तीय और कानूनी ढांचा जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि ये जो जो पारिश्रमिक है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जा सके। ओल्गा कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर एक ऐसी प्रणाली बनाने वाले हैं जो, जहां पर हम लोग लाभांश को भुगतान कर पाएंगे। तो आश्रम कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ही कम, जो जो लाभांश की जो राशि है वो, क्यों हम लोग, जो कितनी कम राशि है, और हम लोग क्यों उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। हमें 2-4 साल रुकना चाहिए और एक अच्छा जो लाभांश है वो प्राप्त करना चाहिए। देखिए, ये आपकी सोच हो सकती है, पर ये डॉक्टर यूनिस्की ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कभी भी पुनः निवेश की बात नहीं की है। तो आप तुम कह रहे हैं कि देखिए, मैं तो यही कहूंगा। और जी हाँ, आपने यही कहा, तो ये आपकी, ये डॉक्टर निस्की का ने नहीं कहा है, ये आपका अपना एक दृष्टिकोण है। तो और 2025 में लाभांश जो है वो भुगतान किया जाना था। तो लोबॉफ, मुझे बताइए कि ये कहाँ पर बोला है उन्होंने। और यही मनगढ़ंत बातें हैं, यहीं पर शुरू होती हैं। देखिए, हम लोगों को यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछते हैं। अभी मैं आपसे केवल उसी प्रश्न का उत्तर दीजिए जो जो मैंने आपसे पूछा। तो डॉक्टर यूनिस्की ने क्या कहा। तो मुझे एक क्षण दीजिए, मैं अपनी भाषा में इन टिप्पणियों को जो है उनका अनुवाद कर रहा हूं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है, और ये जो प्रश्न है, ये ये बात आ रही है जायदाद को लेकर, और
विरासत को लेकर तो अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी हम लोग अपने जो एक और टिप्पणी है जिसको मैं अनुवाद करना चाह रहा हूं, मुझे एक क्षण दीजिए। यूनिट्स्की ने ये कहा है कि यदि उनको कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त होंगे तो व्यवसाय बढ़ेगा, ऑर्डर्स आएंगे, और ये एक अच्छा जो है बिंदु हो सकता है लाभांश के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर कमर्शियल परियोजनाएं कंपनी के साथ ज्यादा होंगी तो ये सुनिश्चित है और ये तार्किक भी है कि कंपनी जो है वो ज्यादा मुनाफा कमाएगी, और उस मुनाफे से वो जो है वो पारिश्रमिक या जो लाभांश है वो आपके साथ साझा करेगी। तो तो अब मैंने वीडियो का जो वीडियो रिपोर्ट 2024 है उसको हम लोग मिलकर देखते हैं, और फिर दोस्तों हम लोग हम लोग एक बार फिर इसके ऊपर बातचीत करेंगे, इसी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे, और जो है इसको एक अंतिम रूप देंगे। चलिए। अ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी लाभांश जो है 2025 में हमें नहीं प्राप्त होंगे, कितने और साल इंतजार करना पड़ेगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं पहले, और फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कोई कह रहा है कि हम आपकी स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं, मुझे जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये 26वें मिनट के ऊपर मैं शुरू कर रहा हूँ, और एक बार फिर से इनको सुनते हैं। जो प्रौद्योगिकी है जो कि यूएसटी द्वारा जो चलाई जा रही है, उससे जो जो भविष्य के यातायात और जो कि जलवायु हितैषी भी है, और ये जो है आज समय की मांग भी है। ये केवल और केवल मार्केटिंग के लिए नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम लोग इंजीनियर्स हैं, तो इसीलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे अनुभव के ऊपर, हमारे हमारी जानकारी, जो हमारा अनुभव है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो इस प्रौद्योगिकी के अंदर मौजूद होंगी। और बहुत सारी जो प्रौद्योगिकियां जो जो 2024 की जो प्रौद्योगिकियां हैं, वो बहुत सारे जो जो चुनौतियां हैं, उसका उत्तर नहीं दे सके। और 2024 जो है, जहां पर जो कमर्शियल परियोजनाएं हैं वो आगे बढ़ी हैं, जिन जिन लोगों को, और हम लोग दूसरी जो जो हमारे जो युग जो जो दूसरे जो परियोजना है उसके अंदर भी हम लोग कार्य करेंगे, और एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं। और हम लोगों को एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आवश्यकता है, और जो कि यातायात और विनिर्माण के हृदय में स्थित होगा। 2024 जो है वो पूरे के पूरे चुनौतियों के साथ ही नहीं बल्कि अवसरों का भी साल था। और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि यूएसटी इंक कंपनी के विकास में आप लोगों ने सहयोग दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग बहुत शीघ्र जो है हम लोग और सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। हम लोग लगातार तरीके से विकसित हो रहे हैं, और कंपनी के पास आने वाले भविष्य में बहुत चीजें जो है वो प्राप्ति योग्य हैं, उपलब्धि योग्य हैं। तो दोस्तों, की ये आपके प्रश्न के उत्तर हैं जो कि मैंने आपसे पूछा था। तो इसी सेकंड से जहां से हमने शुरू किया, छब तो यहाँ पर 27 मिनट 37 सेकंड के अंदर हम लोगों ने ये सुना कि उससे पहले जो इस कि यहाँ पर जो भी कंपनी ने 2024 के अंदर जो भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उस कंपनी को प्राप्त हुई है एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के रूप में, और साथ ही साथ जो उत्पाद हैं कंपनी के, जो कि अर्बन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, वो रेडी टू यूज है। और इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं, कमर्शियल ऑर्डर्स जो है, परियोजनाएं जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, और यही चीजें हम लोगों ने अभी तक सुनी हैं। और अब हम लोग उस बिंदु पर आते हैं जहां पर हम दिलचस्पी देख रहे हैं। हम लोग पूरी योजना बना रहे हैं कि हम लोग जो है एक पूरे के पूरे कानूनी और
कानूनी संरचना को पूरा कर सकें, ताकि हम लोग जो है यानी पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन जो है वो हम लोगों को दे सकें। और जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स है जो कि जीटीआई द्वारा प्रकाशित की गई थी 2024 के अंदर, हम लोगों को उसके ऊपर दबाव देने की आवश्यकता है। ये जो होल्डिंग कंपनी है, ये ये हमारे सभी निवेशकों के पास है, और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है जो कि यूएसटी के पास है। तो इसी कंपनी के माध्यम से, और जो दूसरी जो संरचनाएं हैं जो कि जिसके माध्यम से हम लोग जो है ये लाभांश का भुगतान करने की कोशिश करेंगे। हम लोग लगातार तरीके से अलग अलग शहरों के अंदर नवोन्मेष, नवाचार, समाधान लेकर आएंगे, नई परियोजनाएं लेकर आएंगे और नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और 2025 में हम लोग जो है, जितनी भी हम लोगों ने मेहनत की है, हम उसके फल को प्राप्त कर पाएंगे। जो इतने सालों की जो मेहनत है उसके ऊपर हम लोग कार्य करेंगे। हम लोग इस पूरे इतिहास के, यातायात के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, और इसके बाद नववर्ष की शुभकामनाएं उन्होंने दी। और दोस्तों, अब एक बार फिर हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं जो कि डॉक्टर यूनिस्की ने जो है इस विषय के बारे में क्या कहा है। तो दोस्तों, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, आप लोग हाँ लिख रहे हैं। तो देखते हैं कि आइए देखते हैं कि वो क्या विशिष्ट तौर पर इसके बारे में बात करते हैं। एक बार फिर देखते हैं। तो चलिए, आइए इसको हम लोग वाक्य दर वाक्य इसको सुनते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग योजना बना रहे हैं कि हम लोग जो कानूनी और वित्तीय जो ढांचा है उसको बनाने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और 2023 दिसंबर में उन्होंने ये भी कहा था कि जो कंपनी है वो योजना बना रही है कि वो शुरुआत करेगी एक ऐसे कानूनी और वित्तीय ढांचे का। और दिसंबर 2024 में वो ये कह रहे हैं कि कंपनी ने जो है वो पूरा इस कार्य को पूरा कर रही है, इस फ्रेमवर्क को, इस ढांचे को पूरा करने के कगार पर है। तो 2023 में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, और 2024 के अंत में ये जो ढांचा है ये अब इसका अंतिम रूप की तरफ बढ़ रही है, ताकि वो भुगतान को वो भुगतान कर सकें। दूसरा बिंदु वो ये जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, पिछली बैठक में बात की थी हमने, जो कि शायद हम लोगों ने 26 दिसंबर को वो बैठक की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो हम लोगों ने चर्चा की थी उस समय सीमा की, टाइमलाइन की। और डॉक्टर यूनिस्की ने उस समय कहा था, और यही कहा था कि जो 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 नियम और शर्तें हैं वो जीटीआई की डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और कि जो शर्तें हैं वो शर्तें डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स के अंदर जो कि होल्डिंग कंपनी जीटीआई ने 2024 में प्रकाशित की गई हैं। और जब ये जानकारी पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, तो अब मैंने उसके ऊपर पूरी की पूरी एक बैठक मैंने मैंने हम लोगों ने की थी। और यदि आप उसके बारे में भूल चुके हैं या आपने उसको नहीं देखा है, और हम लोगों ने बहुत विस्तार से उसके ऊपर बातचीत की थी, इस डिक्लेरेशन के ऊपर, इस घोषणा पत्र के ऊपर। तो अब दो चीजें निकल कर आती हैं। पहली, कि कंपनी जो है अब जो है वो जो कानूनी और वित्तीय ढांचा है उसको उसका अंतिम रूप में आ रहे हैं। तो पीटर कह रहे हैं कि मैक्सिमम आपने ये भी कहा था कि हम लोग जो है अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है? तो चलिए आइए देखते हैं एक बार कि उन्होंने क्या कहा था। मैं अभी वो वीडियो देख लेते हैं जो कि पिछले से पिछले साल उन्होंने बोला था। देख लेते हैं, एक बार देखते हैं। और पीटर ने चैट में लिखा है कि डॉक्टर यूनिस्की ने यही चीज जो है वो 2023 में भी कही थी। तो
अब चूंकि मैं इस समय इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में हूं, तो यहाँ पर ये प्रचार यानी कि ये कुछ एडवर्टीजमेंट आ रही है, इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो रोसा कह रहे हैं कि ये ये बहुत ही सुग जो जो बैठक है, ये वो बहुत अच्छे से सुगठ जो 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 इस समय जो है व्यवस्थित नहीं की गई है। देखिए रोजा, मुझे लगता है कि आपको आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हम लोगों को आवाज आ रही है, तो आपको आपको एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करना चाहिए। तो आइए 2023 के अंत में डॉक्टर नित्सकी ने कहा, क्या कहा, देखते हैं। बहुत बढ़िया। और जो कंपनी है अब ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच चुकी है, तो हम योजना बना रहे हैं कि हम लोग अगले साल से जो है मुनाफे में होंगे। और इसी वजह से 2025 तक जो जो सामूहिक कंपनियां हैं यूनिट्स की वो वो जो है वो सभी जो जो है उसको अंतिम रूप हम देंगे उस ढांचे का। तो पीटर ने कहा कि कंपनी उस समय भी जो है योजना बना रही थी, लेकिन 2023 में उन्होंने ये कहा कि 2025 के बारे में उन्होंने बोला कि उन्होंने जो है इस 2025 तक इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। लेकिन जो प्रक्रिया उस समय शुरू नहीं हुई थी, 2022 या 2023 में प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, वो पिछले साल शुरू हुई थी 2024 में, और अब 2025 शुरू हो चुका है। तो ये जो समय सीमा है, और मैं मैं पीटर आपको जो तर्क दे रहा हूं वो ये कि डॉक्टर निस्की ने कहा है कि कंपनी जो है वो इस पूरी प्रक्रिया को, इस ढांचे को जो है वो पूरा करने के लिए वो 25 तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और और कंपनी जो है वो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। उन्होंने अपने जो शेयर्स हैं किसी एक्सचेंज के ऊपर नहीं लेकर आए हैं, उस प्रक्रिया को अभी उन्होंने शुरू नहीं किया है। तो अभी बहुत जल्दी होगी, बहुत शीघ्र होगा। और कि कंपनी ने अभी तक जो 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 वित्तीय इंडिकेटर्स होते हैं वहां तक अभी इस कंपनी नहीं पहुंच चुकी है। लेकिन कंपनी जो है वो अपने अपने मुनाफे को जो है वो वो साझा करने के लिए तैयार है। और यदि जो मुनाफा जो है वो मुनाफा पुनः निवेश के बाद जो 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 निवेशक हैं जीटीआई के, उनके साथ मुनाफे को जो है वो लाभांश के रूप में बांटा जाएगा। लेकिन मैंने आपको पिछली बैठक में कहा था कि अगर कभी कंपनी के पास दर्जनों परियोजनाएं आ जाएं और उनके पास सभी की डाउन पेमेंट्स भी प्राप्त हो जाएं, डिजाइन वर्क्स के लिए, फीजिबिलिटी स्टडीज के लिए, और उन्होंने मुनाफा कमाया, और हम कहें कि बहुत बड़ा मुनाफा भी था। लेकिन यदि अगर अभी भी अगर जो ढांचा नहीं होगा, कानूनी और वित्तीय ढांचा नहीं होगा कि वो किस प्रकार अपने निवेशकों के साथ जो है वो वो लाभांश को साझा करेंगे, और बिना किसी फ्रेमवर्क के, बिना किसी ढांचे के कानूनी रूप से कंपनी लाभांश को साझा नहीं कर सकती है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है, और इसको सही प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जब हमारे पार्टनर्स जो हैं वो चैट में ये लिखते हैं, वो टिप्पणी करते हैं, और और उसके बाद वो दूसरे लोगों के साथ गलत जानकारी को साझा करते हैं, तो वो हमारे फायदे में नहीं होता, वो कंपनी के फायदे में नहीं होता, वो हमारे प्लेटफॉर्म के फायदे में नहीं होता। तो इसीलिए आप अपनी सोच जो है वो साझा ना करें। लेकिन अगर यहाँ पर अगर कंपनी ये कह रही है कि वो योजना बना रही है कि यदि कंपनी के पास सभी वित्तीय इंडिकेटर्स होंगे जो कि कंपनी की पहुंच जो है मुनाफे को साझा करने के लिए कर पाएगी, तभी जो है लाभांश आप जो है वो साझा किए जाएंगे।
तो इसीलिए मुझे ये है कि हम लोगों को अपनी जो है दृष्टिकोण या जो हमारी सोच है वो लोगों को तथ्य के रूप में नहीं देना चाहिए। हम लोग जो है, देखिए, आपके पास हक है कि किस प्रकार से आप डॉक्टर यूनिस्की के कथन को आप विश्लेषण करते हैं। और अगर आप चैट के अंदर आप ऐसा करते हैं तो आप जरूर चैट में ये लिखें कि ये आपका दृष्टिकोण है, परंतु इसको एक एक आधिकारिक जानकारी के रूप में मत कीजिए। तो गुलनारा पूछ रहे हैं कि तो इस साल हम लोगों को कोई भुगतान नहीं मिलेगा, तो कौन है जो ये आपका ये इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? क्या डॉक्टर यूनिस्की ने ये कहा है कि वो लाभांश 2025 में देंगे? उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि वो लाभांश 2025 में देंगे। हम लोगों ने दो वीडियोस देखे हैं, 2023 का वीडियो, और हम लोगों ने 2024 के जो साल के अंत की रिपोर्ट है उसके बाद उसको देखा। तो कहाँ लिखा है या कहाँ बोला गया है कि लाभांश दिया जाएगा? उन्होंने ये जरूर कहा, उनके जो कथन था वो ये था कि जो एक वित्तीय और कानूनी ढांचा जो है उसको बनाया जाएगा, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि लाभांश का भुगतान किया जाएगा, और उसके लिए कोई भी तिथि या कोई भी वर्ष नहीं दिया गया है। और जब उन्होंने किसी साल के बारे में बात की तो 2025 की बात की थी, और उन्होंने उसमें यह कहा कि उस कानूनी और वित्तीय ढांचे को वो अंतिम रूप 2025 तक देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लाभांश के बारे में कोई बात नहीं की। अगर ऐसा होता है तो हम सभी खुश होंगे, लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करने करना है, और वो सारी के सारी जो शर्तें हैं वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स में मौजूद है, लाभांश के घोषणा में मौजूद है। देखिए किस प्रकार से जो मानवीय मस्तिष्क है वो कार्य करता है। हम लोगों ने दो वीडियोस देखे, 2023 2024, हर एक शब्द का हम लोगों ने उसको हमने समझाया है, और उस जानकारी को वो अपने हिसाब से जो है वो अनुवाद करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और यहाँ पर कोई कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनिस्की ने ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। तो देखिए इस प्रकार ये कार्य करता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप जानकारी को सही रूप में लें। और एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी आ रही है, और ये मैं पढ़ता हूं आपके लिए, और ये आर्चुम और उसके बाद गुलनारा की टिप्पणी। तो ये टिप्पणियां कहाँ हैं, एक क्षण दीजिए। तो दोस्तों, क्या आप लोग वाकई में गंभीर हैं कि आप लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मिलियंस प्राप्त होने वाले हैं? देखिए नहीं, देखिए वहां पर मैं आपको बता दूं कि जो 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 प्रीआइट्स की जो संख्या है वो मिलियंस में है। और हम लोगों को अगर एक अच्छी राशि लाभांश की चाहिए तो उसके लिए कंपनी को जो है बहुत सारे ऑर्डर्स की आवश्यकता पड़ेगी। और जी हाँ, बिल्कुल, कमर्शियल परियोजनाओं की संख्या जो है वो 100 में होनी चाहिए। पाइपलाइन में और कार्यान्वयन में अभी परियोजनाएं हैं, लेकिन जो कंपनी जो है वो मुनाफा कैसे प्राप्त करेगी? तो सबसे पहले जो कंपनी की जो आय होगी वो इसलिए होगी क्योंकि जो 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 प्री ऑर्डर्स हैं, जो पूर्व ऑर्डर्स हैं, या यूं कह लीजिए कि फीजिबिलिटी स्टडीज के लिए जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे, डिजाइन के लिए, किसी विशिष्ट परियोजना के लिए, क्योंकि कोई भी परियोजना जो है वो इसी प्रकार शुरू होती है। तो चाहे वो घर का निर्माण हो, या फिर वो कोई भी इंटरनेट के लिए या कोई डेवलपर का की परियोजना हो, या हमारे केस के अंदर अगर हम लोग कोई भी यातायात का कोई भी अवसंरचना करने जा रहे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हों, और कंपनी को पैसे मिलते हैं, अग्रिम भुगतान मिलता है कि वो किस प्रकार से वो डिजाइन बना सकती है, और उसके बाद कंपनी जो है उससे पैसा कमाती है। लेकिन यदि केवल एक ही परियोजना होगी तो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर वो एक परियोजना या 5 परियोजनाओं से वो ब्रेक इवन तक पहुंचेंगे, क्योंकि कंपनी के पास मासिक खर्चे भी हैं। और कंपनी ने जो है जैसे 1,000 लोगों को
अपने पेरोल पर रखा हुआ है। तो कंपनी के पास अब जैसे ऑर्डर आया, उनकी लागत बढ़ती है, और जो पैसा उसको ऑर्डर से आएगा वो केवल और केवल उस लागत में जाएगा। और जैसा कि पिछली साल जो है कंपनी ने ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त किया है, और 3 या 6 महीने के बाद कंपनी जो है अपनी वित्तीय ऑडिट की तरफ जा सकती है। और जो ग्रीष्म होगा 2025 के अंदर इस चीज की पुष्टि की जाएगी कि जो जो लेखापालन है या जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो प्रकाशित होगी 2025 के ग्रीष्म में, जैसे कि हर साल होता है। और ये जो है, और जैसा कि आर्चुम कहते हैं कि आप अपेक्षा ये ना करें कि आपको जो है कि बहुत बड़े बड़े लाभांश प्राप्त होने वाले हैं। कंपनी अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है। कंपनी के पास बहुत ज्यादा आय के स्रोत नहीं है, इतने आय के स्रोत नहीं है, और इसलिए बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं है। तो गुलनारा जो है वो मुझे बोल रहे हैं कि यूनिस्की ने ये कहा कि वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हम लोगों को इस साल लाभांश नहीं प्राप्त होगा, और हमारे शहर में सभी कह रहे हैं कि इस साल जो है वो लाभांश प्राप्त होगा। कौन है जो आपके शहर में ऐसा कह रहा है? और यदि कोई ऐसा कह रहा है तो उसको मुझे लगता है कि उनको जो है कुछ ना कुछ सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उन या तो उनका बैक ऑफिस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के नाम को जो है वो धूमिल कर रहे हैं। जो संस्थापक हैं इस प्रौद्योगिकी के उनको गलत ठहरा रहे हैं। तो जो लोग आपके शहर में ऐसा कह रहे हैं, और वो लोग, और गुलनारा कह रही है कि वो ये कह रही हैं कि जो संस्थापक हैं उन्होंने वायदा किया है। तो अगर आपके शहर में ऐसा कहा जा रहा है तो ये गलत है। तो और मैं ये कहूंगा कि ये वाकई में हमारे भाग्य की बात है कि डॉक्टर यूनिस्की को इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और उन्होंने ऐसी कभी भी कोई बात नहीं की। और और देखिए, आप उन लोगों आप डॉक्टर यूनिस्की के पार्टनर्स हैं, आपने उनकी प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश किया है। तो हम लोग कौन हैं? हम लोग वो लोग हैं जिसके ऊपर डॉक्टर यूनिस्की को पूरा विश्वास है, क्योंकि हम उनके निवेशक हैं। और एक व्यावसायिक पार्टनर के लिए तो इनके रूप में तो नहीं। देखिए, हम लोग जो हैं, हम लोग चूंकि हम लोगों ने स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश किया है तो हम सहमालिक हैं। और जब लोग ऐसा कुछ कहते हैं, पूरे के पूरे शहर में ऐसा कहते हैं या पूरे देश में ऐसा कहते हैं, जैसे गुलनारा कह रहे हैं कि आलामाटी में ऐसा कहा जा रहा है, तो हम लोग डॉक्टर यूनिट्स की को गलत ठहरा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनिस्की ने ऐसा कहा है, जबकि ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। तो इससे जो कंपनी और इस प्रौद्योगिकी को, इंजीनियरिंग कंपनी को जो है कि क्या नाम जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। और साथ ही साथ क्लाउड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो है वो आघात पहुंचता है। तो मूल रूप से ये कह सकते हैं कि ये एक वाकई में एक वो जैसे जो एक एक के बाद एक जो है चीजें बड़ी होती जाती हैं। तो बाद में लोग कहते हैं कि हम लोगों के साथ चीट किया गया, हमारे साथ जो है धोखा किया गया। और ये जो झूठ है, ये झूठ संस्थापक ने नहीं बोला। ये झूठ क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म के संस्थापक ने नहीं बोला, बल्कि उन लोगों ने बोला है जो कि ऐसी सोच रखते हैं। तो आपको उनसे बचकर रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस विषय के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बस एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहूंगा। जो ये लाभांश का जो विषय है, जो ये रेन्यूमरेशन या पारिश्रमिक का जो विषय है, और भविष्य में हम इसको जो है लाभांश कहेंगे, इसको हम अभी जो है रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक कह सकते हैं, और इसको हम बार बार इसको चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने के पास अब एक जीती जागती एक प्रौद्योगिकी है जो कि बाजार में उतर चुकी है। हमारे पास पहले ऑर्डर्स हैं, पहले
जो दर्जनों ऑर्डर हमारे पास पाइपलाइन के अंदर हैं, और हमारे पास सही समझ होनी चाहिए कि हम लोगों ने उस प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश किया जो कि अतीत में जो जो नहीं थी। और जो संस्थापक हैं, जो कि इस इस प्रौद्योगिकी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने एक प्रौद्योगिकी को विकसित ही नहीं किया, बल्कि एक पूरे के पूरे R&D इंस्टीट्यूट को रूप दिया है। और ये जो परियोजना है, ये वहां पर मौजूद है, ये प्रौद्योगिकी मौजूद है। और अब ये देखने की आवश्यकता है कि इसको जीवांत कैसे किया जाएगा, कि किस प्रकार हम लोग जो है, अब मुझे ये बताइए कि अब इस विषय के ऊपर हम कितनी बात कर सकते हैं। और समय आएगा, वो जरूर आएगा, कि जब कंपनी जो है वो लाभांश को आप लोगों के साथ साझा करेगी। तो ऐसा हुआ है कि एक प्रौद्योगिकी बनी, कमर्शियल परियोजनाएं कार्यान्वित हुई, 2, 3, 4, 5, 6, 10 परियोजना शुरू हुई, पैसा आना शुरू हुआ। और कंपनी जो है, उन्होंने निश्चय किया कि 20-30 परियोजनाओं के बाद भी उन्होंने लाभांश घोषित नहीं किया। और उस समय पार्टनर्स जो हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा लाभांश कहाँ है। अगर ऐसा हो तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, परंतु अभी कंपनी ने ऐसा नहीं किया है, कंपनी के पास इतना मुनाफा नहीं है। और हम लोगों ने अभी तक जो है, जो 5 कमर्शियल परियोजनाओं को कार्यान्वित होते हुए नहीं देखा है। तो आप क्यों मांग कर रहे हैं, हम लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं? तो हम लोग क्या सुनना चाह रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है कि उन्हें एक एक स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे पास ऐसा अभी तक कोई भी सूचना नहीं है। तो क्यों जो पार्टनर्स हैं, वो अभी इस समय जो है, वो 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 क्यों मांग कर रहे हैं लाभांश की? और वो क्यों जो है वो बेतुके से प्रश्न पूछ रहे हैं इस विषय को लेकर? और मैं यहाँ पर अब आप लोग जो लिख रहे हैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। गुलनारा कह रहे हैं कि तो मुझे लगता है कि अभी भी 10 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये 1, 2, 3, 5 या 10 साल का भी इंतजार हमें करना पड़ेगा, परंतु इसको इस प्रकार देखते हैं। हमारे पास कुछ डेटा है, हमारे पास प्रौद्योगिकी है, कमर्शियल परियोजनाएं हैं, जो कि आने वाले भविष्य के अंदर मुनाफा लेकर आने वाली हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे कारक हैं, मुख्य कारक हैं, और जो चौथा कारक है वो ये है कि किस प्रकार से जो लाभ है उसको साझा किया जाएगा। अब कितना समय लगेगा, 1 साल, 3 साल, 5 साल? मुझे लगता है कि ये तो केवल और केवल भगवान को पता है। परंतु हम लोगों को यहाँ पर जो है, तर्क तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रौद्योगिकी है, ऑर्डर्स हैं, तो ये तार्किक है कि मुनाफा आएगा। और एक बार जब मुनाफा आएगा, उस स्तर पर आएगा, और उस समय आप ये सोच सकते हैं कि डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो अपने जो जो मुनाफा है वो हमारे साथ साझा करेंगे। क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने वायदे वायदे से मुकरे नहीं हैं पिछले 10 सालों में। या जो भी उन्होंने कहा है, वो उन्होंने उसको पूरा नहीं किया है। उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से उसका निर्वाह किया है। तो मुझे नहीं लगता, या हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम डॉक्टर यूनिट्सकी को ऊपर विश्वास ना करें। तो तो मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर अब इस विषय के ऊपर पूर्ण विराम लगा देना चाहिए, और इसके ऊपर बार बार चर्चा करने से बचना चाहिए। परंतु हमारी ये आज 2025 की पहली बैठक है। तो मैं यही कहूंगा कि जो कि गलतियां बहुत सारे हमारे सह निवेशकों ने की थी, उन्होंने वो सुना जो वो सुनना चाहते थे, और उसके बाद वो दूसरे लोगों को भी उन्होंने बताया। और मैं ये कहूंगा कि उनको जो है वो सपने बेचे। तो जी हाँ, बिल्कुल।
जो टिप्पणी आ रही है वो ये कह रही है कि 2024 के अंदर मैं लोगों को यही कहता रहा कि वो अभी केवल ढांचा बनाने की बात कर रहे हैं, वो लाभांश को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ग्रेगरी कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें एक 20 किलोमीटर का ट्रैक का निर्माण करना होगा, 1 साल उसके ऊपर परीक्षण करने होंगे, तब उसके बाद कंपनी जो है एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी, और उस वार्षिक रिपोर्ट के अंदर ये पता चलेगा कि कितना मुनाफा हुआ। और ये दो परियोजनाएं जो हैं वो 20 परियोजनाएं से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो ग्रेग देखिए, हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि आय के स्रोत क्या हैं। यहाँ पर जो बात ये नहीं है कि एक जो परियोजना है वो कितनी सफल हुई है वाणिज्यिक तौर पर, कमर्शियल दृष्टिकोण से। ये देखने की आवश्यकता होती है कि क्या ये जो परियोजना है, क्या ये मुनाफा जो है वो शॉर्ट टर्म में देगी या लॉन्ग टर्म में देगी। क्या ये जो तो तो ये देखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो आय है जो कंपनी के लिए होता है, कि जहां पर निर्माण कार्य शुरू होने से पहले भी डिजाइनिंग से होता है, और ये हर जगह ऐसा ही लागू होता है। तो कंपनी जो है वो अपनी आय जो है वो डिजाइनिंग के कार्य से प्राप्त करती है। जो पैसा है, आय होती है, आय आती है, आय के अंदर से लागत को घटाया जाता है और तभी आपका मुनाफा निकलता है। और कंपनी जो है, देखिए, मुनाफे के लिए कंपनी को जो है विनिर्माण कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कंपनी के पास 25 परियोजनाएं हैं पाइपलाइन के अंदर, और हर एक परियोजना जो है वो $10 मिलियन प्रति डिजाइन देता है। तो कंपनी के पास जो है 10 को अगर हम 25 से गुना करते हैं तो ढा तो 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 2,50,000 मिलियन डॉलर होते हैं। ये एक उदाहरण दे रहा हूं। तो आप ये हो सकता है कि ये आंकड़े हैं, ये बिल्कुल जो है ये मेरे मन से मैं बना रहा हूं, ये सच नहीं है, वास्तविक नहीं है। और जब एक बार विनिर्माण शुरू होगा उन परियोजनाओं का, तब उसके बाद लाइसेंसिंग शुरू होती है, लाइसेंसिंग समझौते होते हैं, और कंपनी उस समय रॉयल्टीज की बात करती है। और ये एक तरीका है कि दीर्घ काल में, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर, कंपनी किस प्रकार से मुनाफा जो है वो कमा सकती है। परंतु हर एक परियोजना अलग होती है, हर एक परियोजना अलग होती है। उसके 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 जो ग्राहक हैं वो अलग हो सकते हैं, कस्टमर्स अलग हो सकते हैं, उनकी उनकी जरूरतें अलग हो सकती हैं। तो एक आय जो आय के स्रोत हैं एक परियोजना के, दूसरी परियोजना से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारे कारक जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि डॉक्टर यूनिट्स की किन चीजों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं जो कि आय के स्रोत बन सकते हैं, तो वो मुनाफा जो है वो डिजाइनिंग से भी प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए ये जो है वो एक मुख्य जो है वो एक एक मुख्य स्रोत हो सकता है आय का। और हम लोगों के लिए भी, एक शेयर धारकों के लिए भी, कि कंपनी जो है वो डिजाइन असाइनमेंट से जो है वो पैसा कमा रही है। तो यही सब चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नतालिया कह रही है कि एक छोटा सा वीडियो बनाइए ना, और उन लोगों के लिए कि किस प्रकार से लोग जो है वो जानकारी को साझा करें, खास करके उन लोगों से जो कि पेशेवर नहीं है। नतालिया, एक बार जब हम लोग अपना नया प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे तो उसके अंदर एक ट्रेनिंग का अनुभाग होगा, और लोग वहां पर जाकर बेहतर चीजों को समझ पाएंगे, खास करके नए लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग के अंतर्गत जो है वो ट्यूटोरियल्स होंगे जो कि अभी विकसित हो रहे हैं। और अभी जैसे आपने वीडियोस की बात की, तो हम कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मैंने बहुत सारे लाइव ब्रॉडकास्ट की हैं, तो आप जो है उसमें से जो है कुछ टुकड़ियां निकाल सकते हैं और वो देख सकते हैं। तो आप जो पुरानी जो मीटिंग्स हैं, उसको हम लोग छोटे वीडियोस उसमें से छोटे छोटे वीडियोस निकाल कर हम लोग आपके पार्टनर्स के लिए लेकर आ सकते हैं, एक जानकारी के लिए। तो बहुत बढ़िया दोस्तों।
आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर कह रहे हैं कि ये बहुत ही लंबे समय और साथ ही साथ बहुत ही संतुलित और निवेश है। तो हम लोगों, जी हाँ बिल्कुल, और हम लोग जब शुरुआती दौर से हम आगे बढ़ सके हैं। एक और प्रश्न आ रहा है कि ये स्टेज 15 कब खत्म होगी? जब हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरा होगा और ये कंपनी शुरू कर चुकी है यूएसए की भूमि के ऊपर, या फिर ये एक एक अलग परियोजना भी बन सकती है। और तब उस समय थोड़ा सा एक अलग तरीके से जो है वो जो है वो आय वो जो है वो पैसे को किस प्रकार से निवेश किस प्रकार से वो लेकर आएंगे, उसको देखने की आवश्यकता है। तो 1 घंटा हो चुका है दोस्तों, और 2024 का पहला सत्र है कि, और 2025 में मुझे उम्मीद है कि हम 2024 को पीछे छोड़कर 2025 में आगे आ चुके हैं। और 2025 में अब हम लोग गलत जानकारी को साझा नहीं करेंगे, गलत चीजें नहीं सुनेंगे, और जो डॉक्टर निस्की ने कहा वही जो है वो वही बात करेंगे। और कंपनी की साख को कोई भी जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जिस पेड़ पर की टहनी पर बैठे हैं उसी टहनी को हम काट रहे होंगे। तो आइए हम लोग अब प्रश्नोत्तर के सत्र के ऊपर चलते हैं। तो 5 लोगों को देखते हैं जो कि 5 प्रश्न मुझसे पूछेंगे। तो यदि आप अपना वीडियो और माइक्रोफोन चालू करने के लिए तैयार हैं तो आप अपना प्रश्न हाथ खड़ा कर कर पूछ सकते हैं, और फिर हम लोग जो हैं इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो हम लोग तैयार हो रहे हैं, तो आपको केवल अपना हाथ खड़ा करना है। तो रोजा पूछ रहे हैं कि हमारे पास निवेशक हैं जो 80 और 90 साल के हैं, तो उनको क्या करना चाहिए और उनको किस चीज का इंतजार करना चाहिए? उन वही जो कि 40 साल के निवेशक भी कर सकते हैं, उनको इंतजार करना होगा। हाँ, एक प्रश्न था विरासत को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, कि क्या आप अपने प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो अपने जो जो वारिसों को दे सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, आप जो जो आपका आप आप जो है इसको बिल्कुल एक वारिस के रूप में आप जो है यहाँ पर आप अपना वसीयतनामा कर सकते हैं। और उसके बाद उस वसीयतनामे में आप अपने वारिसों का नाम लिख सकते हैं, जिसके अंदर आप प्री आईपीओ इन शेयर्स का जो प्री आईपीओ जो जो जानकारी है वो भी आप दे सकते हैं। तो पहला हाथ खड़ा हुआ है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। क्या? हेलो, सुनाई दे रहे हैं सर? हेलो। आप बोलते रहिए, सुनाई दे रहा है। ओके सर, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ बेसिकली। अभी मुझे एक जानकारी चाहिए, अभी इंडिया में कहाँ कहाँ पे नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है सर? तो ये प्रश्न है, या आप इंतजार कर रहे हैं पहले परियोजना का शुरू होने का? यस सर, हाँ, इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे पास ये प्रश्न भारत से आया है। और
तो मैं यहाँ पर जो है वो पूछ रहा, वो चाह रहे हैं कि भारत में ये परियोजनाएं कब लॉन्च होंगी। तो अगर ये प्रश्न है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देख, अगर आपको याद हो तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं भारत के, नितिन उन्होंने गडकरी सर। भाग लिया था, जो कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि रॉकेट फ्री स्पेस एक्सप्लोरेशन की थी। तो उस स्तर के ऊपर जब जब एक इतने महत्वपूर्ण मिनिस्टर जो वहां तक आते हैं, और डॉक्टर नित्स्की की प्रौद्योगिकी के ऊपर वो इतना जो 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 वो जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो, तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत जल्दी जो है वो शुरू होंगी। परंतु कुछ कारक हैं जो कि वो बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। कुछ कारक जैसे राजनीतिक कारक हैं कि क्या वो समय रहते ये कर पाएंगे, जब तक वो अपने अपने जो वो यातायात के जो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो भारत के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो जब तक अपने कार्यकाल में रहेंगे, तो वो इस परियोजनाओं को शुरू कर देंगे, जब तक वो अपने कार्यकाल में रहेंगे। और देखिए, भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या वाला देश है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। और चूंकि मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो कि कितने महत्वपूर्ण मंत्री हैं, और वो भी इसके अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बेसिकली आसाम, आसाम से बोल रहा हूँ, इंडिया, असम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न का। तो हम एक और हाथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, वो है, उनका नाम है सतीश काकड़े। और आप अपना माइक जो है वो चालू कर सकते हैं। जब आप तैयार हैं, हम तैयार होंगे। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। मेरी आवाज आ रही अ, सर? बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए सतीश जी। सर जी, अभी जो प्रमोशन चल रहे थे 31st तक, तो उसके अंदर सर ऑफर जो पुरानी इंस्टॉलमेंट थे सर, एक साथ उसको कंप्लीट करने से जो 10% एक्स्ट्रा शेयर जो मिलने थे सर, तो वैसे काफी सारे लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं सर। मेरा भी इंस्टॉलमेंट मैंने एक साथ कंप्लीट करने के बावजूद भी मुझे शेयर नहीं मिले। मैंने उसके बाद सपोर्ट से भी बात करी, लेकिन सर वो अभी तक आ नहीं पा रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा शेयर जो मिलने थे 10% वाले। बस यही क्वेश्चन था सर मेरा। तो दोस्तों, हमारे पास ये जो प्रश्न था, जो प्रमोशन, जो कि जिसको जिसको बढ़ा भी दिया गया था, और वो था कि किस प्रकार से आप अग्रिम भुगतान करते हैं अपनी किस्तों का। और वो नवंबर 2024 तक का था। और हमारे जो पार्टनर जो सतीश जो हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो है अपनी सारी भुगतान कर चुके हैं सभी, और लेकिन उनको 10% जो शेयर हैं वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सतीश, आपको बताना चाहेंगे कि 10% जो शेयर हैं जो है, देखिए, आपको थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना होगा। देखिए, वो है, देखिए, अगर दिसंबर आपका मही आखिरी किश्त थी, तो आपको 10% एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं था, यदि आपके केस के अंदर अगर आपके पास 10% शेयर आपको अभी तक नहीं प्राप्त हुए, तो आप सपोर्ट पे पास जाएं, और वो जो है वो आपको मैन्युअली 10% जो है वो आपको देंगे। ये सॉफ्टवेयर से होना चाहिए, यदि आप नियम और शर्तों को पूरा करते हैं। यदि आपके दिसंबर ही आखिरी
आपकी किस्त भरने का महीना था, तो ऐसा जो है वो नहीं होगा। ये आपकी शर्तों में पहले लिखा गया था। नहीं, दिसंबर में नहीं हुआ था सर, मेरा तो 2025 मार्च अप्रैल तक जाना था सर, वो मैंने पहले क्लियर कर दिया। दिसंबर के अंदर मतलब समाप्त होने वाला ऐसा कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं था, उसके बावजूद भी मुझे नहीं मिल पा रहा है सर सपोर्ट। बस कह रहे कि बस हमने आगे इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया, बट अभी दोबारा उसका कोई रिप्लाई नहीं है सर। 10 दिन हो गए सर आज तक। तो मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप सपोर्ट को लिखें, और आपका जो ये मुद्दा है इसको व्यक्तिगत तौर पर जो इसका हल निकाला जाएगा। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, आपको बैक ऑफिस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देनी हो सकती है, पर ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, या कुछ ऐसा हुआ है जो कि सपोर्ट नहीं समझ पा रहा है, तो मुझे आप सपोर्ट के ऊपर आप एक बार फिर लिखें, और वो सफलतापूर्वक आपके केस को जरूर हल करेंगे। धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न का। कोई और है जो अपने प्रश्न को पूछना चाहता है? आपको चैट में अपना हाथ नहीं खड़ा करना है, लेकिन आपको जूम का एक विशेषता है जहां से आपको अपना हाथ खड़ा करना है। तो तो ये आप देखेंगे कि आपके जूम के अंदर एक विशेषता है, आपको वहां से। तो यहाँ पर नाटली ने चैट में अपना हाथ खड़ा किया है। तो मैं नाटली आपको जो है यहाँ पर विशेष अधिकार दे रहा हूं कि आप जो है अपना माइक चालू कर सकें। तो नतालिया, क्या आप अपना हाथ खड़ा कर पाएंगी? हाँ, तो आपका माइक, चलिए नतालिया, बहुत बढ़िया। आप जो है आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। शुभ संध्या। और जी जी, तो मैं रीगा लातविया में रहती हूँ। तो मेरा प्रश्न है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तो हमारे पास बेलारूस एक देश है, और हमारे पास बेलारूस में एको टेक्नो पार्क है। तो क्या हम एक शाखा एको टेक्नो पार्क का, जो कि मलेंस्क, जो कि एक रूसी शहर है, क्या हम लोग उसकी एक शाखा हम लोग वहां खोल सकते हैं, ताकि हम इस परियोजना का प्रचार कर सकें? तो किस प्रकार की परियोजना की आप बात करें, नतालिया? मैं बात कर रही हूँ वो लेक परियोजना की, वो झीलों की परियोजना की बात कर रही हूँ। मुझे पूरा इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा। तो जो झील परियोजना थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आज जो पर्यटन के लिए थी, क्योंकि ये मलेंस्क है, और मलेंस्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पर्यटन के अंदर दिलचस्पी दिखाते हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मलेंस्क रहते हैं। तो पर्यटन के लिए जो जाना भी जाता है, तो बहुत सारे वहां पर झीलें हैं, बहुत सारी नदियां हैं। नतालिया, मैं आपको यहाँ पर रोकता हूं। तो कुछ ऐसे नियम हैं जहाँ पर कंपनी को, जिनका पालन करना पड़ता है। और तो यही प्रश्न जो है वो, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो कुछ नियम होते हैं, जैसे कि किसी भी कमर्शियल परियोजना के लिए जब आप प्रचार करते हैं, तो देखिए, हम लोग क्राउड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हमारे पास कोई कानूनी हक नहीं है कि हम लोग जो है
आगे बढ़कर ऐसे प्रस्ताव आगे रखें जो वाणिज्यिक परियोजनाएं हैं वो यूएसटी द्वारा, उनके सेल्स विभाग जो बिक्री विभाग है वो देखती है। हमारा कार्य केवल फंड रेजिंग का है। हम लोग यहाँ पर जो है जीटीआई कंपनी जो है वो इस प्रौद्योगिकी की मालिक है, और ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट ने स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज को स्थापित किया, और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज जो है उसके उनके कुछ विपणन की जो शाखाएं हैं वो अलग अलग देशों में है, जैसे एमिरेट्स में, एशिया में, यूएस में। तो कुछ ऐसे नियम हैं कि हम लोगों को जिन हम उन नियमों से हम बंधे हुए हैं कि मार्केटिंग कंपनी को नए जो जो शाखाएं खोलनी होती हैं। इस समय कंपनी के पास दर्जनों परियोजनाएं हैं जो कि पाइपलाइन के अंदर हैं, और 100 से ज्यादा ऑर्डर्स भी हैं। तो एक और नया नया कार्यालय खोलना हर एक शहर में वो बहुत ज्यादा जो है वो मुनाफा नहीं दिलाएगा। तो यदि आपके पास कुछ विशिष्ट सूची है ग्राहकों की जो कि परियोजना को चलाने के लिए तैयार हैं और वो पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और वो डिजाइन के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कैसे जाया जा सके, ताकि वो लॉजिस्टिकल इशू या यातायात के जो मुद्दे हैं उनको वो वो पूरा कर सके। तो इसीलिए यूएसटी को वो लिख सकते हैं इसके बारे में, और आप इस प्रकार अपने आप को उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। परंतु हम लोग एक केवल और केवल फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है, और हम लोग केवल धन उगाहने का प्लेटफॉर्म है। तो हम केवल और केवल जो है उनको सही दिशा दिखा सकते हैं, परंतु हम खुद स्वयं ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग सीधा यूनिस्की जी के पास जाएं या हम लोग आपको बताएं? देखिए नतालिया, डॉक्टर यूनिस्की जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सभी कमर्शियल परियोजनाओं और प्रस्तावों के साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के पास आती हैं। क्योंकि जो तरीका है, जो कस्टमर के साथ कार्य करने की जो एक एक प्रक्रिया है वो इस प्रकार है। वो कंपनी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मुझे एक एक कमर्शियल, एक वाणिज्यिक प्रस्ताव दीजिए। ये मेरी जरूरतें हैं, और मेरी जो जरूरत है कि मैं बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना चाहता हूं, और आपके यातायात का समाधान जो है वो लेना चाहता हूं। तो ये मुझे इसके लिए कितनी लागत लगेगी और कितना समय लगेगा, और फिर इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो एक वाणिज्यिक ऑफर यानी कमर्शियल ऑफर उस ग्राहक को देती है, और उसके बाद डॉक्टर यूनिस्की के पास वो पारित होने जाती है। और एक पूरा का पूरा एक विभाग है जो कि इस प्रकार की चीजों को की देखरेख करता है। तो यहाँ पर 5 या 7 ऐसी बैठकें होती हैं, और ये जो है ये आप जो ये विभाग है ये जो जो इसको पूरे रूप से इसको इसको देखता है। परंतु यदि आपके पास कोई एक ऐसा ग्राहक है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि आप जो हैं जो कि ये जो परियोजना है, ये परियोजना जो है उस विभाग के पास जाए, और जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक हैं, वो इसके ऊपर बात आगे बढ़ाएं। मेरे पास भी अनुभव है, और हमारे पास अनुभव है, मेरे पास भी अनुभव है कि वाकई में जो आपका ग्राहक है या कस्टमर है वो गंभीर भी है इस परियोजना को लेकर कि नहीं। कई बार कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जैसे कि पैसे की उपलब्धता, फिर जैसे कि कि आपको
जैसे भूमि का अधिग्रहण करना होता है, या आपको जो 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 सरकार है, सरकारी रूप से आपको लाइसेंसेस प्राप्त करने होते हैं, तो हम लोग आपको सेल्स विभाग के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक स्क्रीनिंग होती है, एक स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होती है, जहां पर हम लोगों को देखना होता है कि जो व्यक्ति है वो कितना गंभीर रूप से इस परियोजना के साथ जुड़ रहा है। तो नतालिया कह रही है कि देखिए, मैं एक बहुत बुजुर्ग हूं, और मेरे पास भी बहुत ज्यादा अनुभव है। तो जब मैं लोगों को मैं जोड़ती हूँ तो वो मुझे बाहर फेंक देते हैं, और वो लगातार तरीके से एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, डायरेक्टली काम करते हैं, और मुझे एक कुछ भी जो है कुछ प्राप्त नहीं होता। हमें केवल अलग कर दिया जाता है कि जैसे कि हम लोग कभी मौजूद ही नहीं थे। तो अगर किसी प्रकार की कोई फाइंडर्स फीस है, तो मैं किस प्रकार से उसको प्राप्त कर सकती हूँ? क्योंकि मैं कंपनी के साथ 2014 से जुड़ी हुई हूँ। तो अगर मैं कोई ग्राहक लेकर आती हूँ तो क्या मुझे कुछ फीस प्राप्त होगी? और मैं लातविया से हूँ, और मैं यहाँ पर भूमि अधिग्रहण में मैंने मदद की, लेकिन और डॉक्टर और यहाँ पर डॉक्टर यूनिस्की जो थे वो बेलारूस वापस चले गए। नतालिया, देखिए, अगर आपने पहले भी जो है ऐसा कुछ भाग किया है 2014 में बाल्टिक स्टेट्स के अंदर, और आपने डॉक्टर यूनिस्की की मदद की थी, तो मुझे लगता है कि आपके पास डॉक्टर यूनिस्की के व्यक्तिगत कांटेक्ट भी होंगे। वो आप देखिए, 10 साल हो चुके हैं, चीजें बदल चुकी हैं, नतालिया कह रही हैं, और लोग भूल जाते हैं, और जानकारी धूमिल पड़ जाती है। तो आ, बहुत सारे लोग जो हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, और जो जो रीगा के अंदर जो मूल समूह था निवेशकों का, उसमें से मैं ही अब बची हूँ। तो मैं यहाँ पर बस स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहती थी। और मेरे पास लोग जो हैं वो मलिन्स के अंदर भी हैं, जो कि इस परियोजना को जो है वो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। तो मैक्सिम पूछ रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि क्या जिन लोगों से आप बात कर रही हैं, क्या वो निर्णय करता है? क्या वो निर्णय करता है, या जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्या वो वाकई में वो ऐसे ग्राहक हैं जो कि विनिर्माण में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? देखिए, अगर वो ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं वहां जा सकता हूं। तो नतालिया, तो मुझे लगता है कि अभी आपको क्या करना चाहिए? हम लोगों को जो है, आप मुझे सीधा आप मेरे साथ संपर्क साधें, किसी भी मैसेंजर के साथ, और सपोर्ट आपको जो है मेरी जो संपर्क जो सूचना है वो आपको प्रदान करेगी। तो नतालिया कह रही है कि जी हाँ, बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगी। टेलीग्राम के अंदर जो है आप जो है आप आधिकारिक चैनल पर जा सकती हैं और लिख सकती हैं कि मैक्सिम, आप मुझ तक अपनी पहुंच बनाएं, और मैं आपको जरूर लिखूंगा। तो धन्यवाद मैक्सिम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नतालिया। और हमारे पास अभी भी दो लोग जिन्होंने अपना हाथ खड़े किए हैं। तो आर्चम ने अपना हाथ खड़ा किया है, और फिर हमारे पास हुसैन अली जी हैं और सतीश जी भी हैं। तो सतीश, आपके पास जो है माइक पहले आ चुका है, तो आर्चम पहले और फिर हुसैन जी। तो मेरा नाम आर्चम है, और मैक्सिम, आप कैसे हैं? और मैं 2014 से निवेशक हूं, और अब मैं 28 साल का हूं। तो मेरे पास बहुत सारे कागजी सर्टिफिकेट्स हैं। तो क्या इनके पास इनकी कोई शक्ति भी है, या कानूनी शक्ति भी है, या ये केवल रद्दी है? क्योंकि आपने कहा कि कंपनी जो है वो अब केवल और केवल जो हम लोग अब नए हम लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपने प्री आईपीओ शेयर्स कहाँ खरीदे हैं। आपके पास एक रजिस्ट्री का एक
का एक्सट्रैक्ट होगा, जो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट का, वो RSW से नहीं या स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी से नहीं होगा, या 2020 तक जिससे कंपनी के साथ काम कर रही थी स्काईवे इन्वेस्ट के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम जो है वो रजिस्ट्री के अंदर होना चाहिए, जो कि जीटीआई जो कि जो कि जीटीआई का हिस्सा है, यूरेशियन रेल टेक्निकल होल्डिंग कंपनी के नाम से होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां से ये ये प्री आईपीओ शेयर खरीदे हैं। तो आपकी जो नाम है वो रजिस्ट्री के अंदर जरूर होगा, और रजिस्ट्री के अंदर आपका नाम सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो कागजी सर्टिफिकेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखिए, लोग जो हैं वो दस्तावेजों को कई बार खो भी देते हैं, कई बार वो फट जाते हैं, आग लग जाती है, उनके ऊपर पानी गिर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप के जो प्री आईपीओ शेयर्स है वो खत्म हो जाते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि CIS देश में और दूसरे देशों में भी एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको हम TIN भी बोलते हैं। अगर आपके पास जैसे कि आपका पहचान, अगर आप पत्र कहीं पर छोड़ भी देते हैं या आप कहीं वो गुम भी जाता है, तो जो जो टैक्स अथॉरिटीज के पास आपकी जानकारी होती है। तो उसी तरह यहां पर भी कागजों के अंदर वो कानूनी शक्ति नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आपका जो नाम है वो एक्सट्रैक्ट के अंदर है, रजिस्ट्री के अंदर है। तो आजम, क्या आपको ये स्पष्ट हुआ? जी हाँ, बिल्कुल 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 हुआ जी, धन्यवाद। और अब हम लोग आ रहे हैं हम हुसैन अली जी के पास। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं इंडिया से हूँ, असम से हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, इतना बढ़िया कंपनी से हम लोग जुड़ गए हैं। लेकिन सर, कुछ जानना चाहता हूँ मैं। तो आप लोगों को कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट से अभी इनकम आ रहा है, जो आप लोग डिविडेंड के रूप में यानी वो रेमुनरेशन के रूप में हम लोग को देने के लिए सोच रहे हैं? कौन कौन सा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कितना देशों में चल रहा है, यार वहाँ से कितना इनकम आप लोगों को आ रहा है, ताकि हम लोग को बहुत जल्द दे सके। सर, सुन पा रहे हैं ना? जी हाँ, मैंने आपकी बात आगे कर दी। जी। हुसैन जी, शायद आपने जो है वो तो आप लोग तो हुसैन जी ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी परियोजना जो इस समय चल रही है, जो कि राजस्व लेकर आ रही है, और किस प्रकार कितना जो है अपेक्षित जो राशि है जो कि डिविडेंड के रूप में हमें प्राप्त हो सकती है। देखिए, आपका प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं है, क्योंकि इस समय हम लोग कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि किस प्रकार की जो मुनाफा है वो कंपनी को आने वाले समय में हो सकता है। और जैसा कि हमने पहले कहा कि शुरुआती दौर के अंदर जो मुनाफा है वो डिजाइनिंग वो डिजाइनिंग से आता है किसी भी परियोजना के अंदर। और जब ये पहला जो है वो पड़ाव होता है, जब आप डिजाइन्स बनाते हैं। देखिए, डॉक्टर यूनिस्की एक इंजीनियर है, मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत ही सरल शब्दों के अंदर आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग कार्य से जो ब्लूप्रिंट्स बनते हैं उनसे पैसा आता है। तो अभी जो है पूर्वानुमान लगाना कि कितना पैसा आ रहा है, देखिए, मैं नहीं कोई पूर्वानुमान लगा सकता हूं कि किस प्रकार की परियोजना जो है वो चल रही है, क्योंकि
अभी हमें ये भी नहीं पता कि इस कंपनी जो है कितने परियोजनाओं पर काम कर रही है, कितनी परियोजनाएं जो है कंपनी को पैसा प्राप्त हो चुका है। ऐसी जो जानकारी है अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है, तो इसीलिए ये जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। दूसरा कि हम लोगों को इस हमें विश्लेषण करने के लिए जानकारी की आवश्यकता है, हम लोगों को वित्तीय डेटा की आवश्यकता होती है, और अभी हमारे पास ऐसा कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन जो जो देखिए, निवेशक को लाभांश का मूल्य उसके प्री आईपीओ शेयर्स के मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा। तो जितने ज्यादा प्री आईपीओ शेयर्स आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपको लाभांश प्राप्त होगा। परंतु फिर भी ये नहीं पता कि कितना लाभांश आपको प्राप्त होगा, कितना मुनाफा कंपनी को होगा। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई संख्याएं प्राप्त नहीं है। लेकिन हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि अभी हम लोग वाकई में शुरुआती स्तर के ऊपर हैं, जहां पर हम लोग प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये प्रौद्योगिकी पूरे के पूरे क्षेत्र को जो है एक रूप दे रही है। एक नया, यूं कह लीजिएगा, एक नया युग जो है ये प्रौद्योगिकी लेकर आ रही है। और सबसे बड़ा बिंदु यही है कि कि एक बार एक परियोजना, कमर्शियल परियोजना या कमर्शियल परियोजनाओं की श्रृंखला जब शुरू हो जाती है, और ये लोग जो हैं इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो और ज्यादा परियोजनाएं जो हैं वो आती जाएंगी। तो ये एक स्नोबॉल की तरह होगा, हिमगोले की तरह होगा, जो कि नीचे की तरफ अपने वॉल्यूम को बढ़ाता जाता है। तो ये एक चेन रिएक्शन हो, ये एक चेन रिएक्शन की तरह आगे बढ़ेगा। और जब एक, जैसे कि भारत के अंदर अगर एक कमर्शियल परियोजना जब से शुरू होती है, अगर यूएई में कोई परियोजना शुरू होती है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो कि समुद्री तटीय क्षेत्र के अंदर होगा, और एक और परियोजना यूएसए के अंदर शुरू होता है, तो एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जहां पर एक के बाद और परियोजनाएं जो हैं वो शुरू होती जाएंगी, उनको पूरा किया जाएगा। और यही हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि हम लोग वाकई में इस प्रक्रिया के बिल्कुल शुरुआत में हैं। हम लोग उस कगार पर हैं जहां पर ये जो प्रौद्योगिकी है, जो कि इस नए युग को शुरू कर रही है, इसको इसका स्केलिंग अप, इसके जो आकार है वो बढ़ने वाला है। और इस चेन रिएक्शन की जो आधार है वो यूनिलाइट परियोजना 2024 में जो शुरू हुआ है उससे होगा। और एक बार जब हमारे पास हजारों किलोमीटर का ट्रैक होगा, उस समय जो है मुनाफा बहुत बड़ा होगा। और ये केवल समय समय की बात है, और हम लोग यहाँ पर बहुत सारे सालों की बात, वर्षों की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर हम इसकी तुलना करते हैं कि जितना हमने अभी तक इंतजार किया है 2014 से, उसके मुकाबले मुझे लगता है कि कम समय लगेगा। और तो मुझे उम्मीद है हुसैन जी कि हमने आपके प्रश्न का उत्तर दिया होगा। और ओके, मुझे तो थैंक यू, तो क्या आप सहमत हैं हुसैन जी? थैंक यू, थैंक यू। कुछ जानकारी मिल गया है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कोई नया बंदा को यहाँ पे जोड़ने के लिए मैं वो डाटा चाहता था, तो जो इसने पूछा था वो तो मिल गया, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आप लोग नहीं दे पाएंगे वो तो दे नहीं पाएंगे। तो भी कोई फिक्स डाटा होगा तो हम लोग तो उसको शेयर कर पाऊंगा दूसरों के साथ, तो हम लोग को आदमी को शेयर खरीदने में मदद कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये बात पूछ रहा था। और जवाब मिल गया, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। अ, देखिए हुसैन साहब, आप जो हैं इस बाज अपने जो नए पार्टनर्स बनाना चाह रहे हैं, आप इस पूरे यातायात के क्षेत्र का, इस उद्योग के बारे में आप बताएं कि आने वाले समय के अंदर जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, ये कंपनी कितना बड़ा प्रारूप ले सकती है, और लोग इसको समझेंगे कि
कि वाकई में यातायात के क्षेत्र के अंदर 200 साल से कोई नवाचार नहीं हुआ है और कोई इनोवेशन नहीं हुआ है, और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बेहतर उदाहरण है। और यदि आप इसको दूसरे क्षेत्रों से, प्रौद्योगिकियों से आप या क्षेत्रों से आप तुलना करेंगे, जैसे वित्तीय क्षेत्रों जहां पर इनोवेशंस आई हैं, बैंकिंग के अंदर, वित्तीय क्षेत्र के अंदर, आईटी के अंदर, तो अब जो है वो वाकई में अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हम लोग यहाँ पर मल्टी बिलियन कंपनियों को देख रहे हैं। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम है, बहुत बहुत सारी कंपनियां हैं। और ये सारी कंपनियां जो है वो मल्टी बिलियनियर कंपनियां हैं। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने नवाचार शुरू किया, उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार शुरू किया, नवोन्मेष लेकर आए, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लेकर आए, जहां पर लोग जो है फिएट की जगह जो है वो 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 इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल करना शुरू किए। वीजा और मास्टर जो है वो बिल्कुल बीच में है इसके। और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आई, और जो लोग क्रिप्टो के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इसका विकास किया, वो मल्टी मिलियनर, आज वो बिलियनर हैं, क्योंकि वो बहुत शुरुआत में है। तो इसी से तुलना कीजिए तो यातायात के अंदर जो लोग अग्रज हैं, अग्रणीय हैं, अब आप देखें कि जैसे कि जो कि पहले, जैसे कि जो रेलवे के साथ जुड़े हुए थे, गाड़ियों के साथ जुड़े हुए थे 150 साल पहले, 100 साल पहले, लेकिन अब पिछले 150 सालों के अंदर कोई नया कोई नया नवोन्मेष नहीं हुआ है। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ये नवोन्मेष है, नवाचार है, इनोवेशन है। और इसी की वजह से आप जो है आने वाले भविष्य के अंदर जो इसका वित्त, जो जो जिस प्रकार से इसका पूंजीकरण होगा, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। और लोग जो हैं कि हर 1 किलोमीटर पर जब ये बिछाया जाएगा, ये जो है, और जो है वो किस प्रकार से जो रोलिंग स्टॉक्स जो है वो बनेंगे, धातु से बनेंगे, किस प्रकार से स्टेशंस बनेंगे, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना का निर्माण होगा। ये एक मॉल हो सकता है, इस स्टेशन के इर्द गिर्द दुकानें हो सकती हैं, मॉल हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो है वो इसके साथ जुड़ सकती हैं, रिटेल जुड़ सकता है, खाने पीने का की चीजें जुड़ सकती हैं, दुकानें जुड़ सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पूरी परियोजना का पूंजीकरण हो सकता है। तो मैं केवल और केवल जो है, जो डॉक्टर हुसैन के जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। तो आर्चम कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं बताया कि यूनिलाइट की टिकट का क्या मूल्य है। देखिए, मुझे भी नहीं पता, मैंने ये पूछा ही नहीं कि उसके ऊपर यात्रा करने के लिए कितने की टिकट लगती है। तो मैं आपको इसका उत्तर अगली बार दूंगा। और निकोलाई कह रहे हैं कि आप ये सुनिश्चित जरूर करें कि आप प्रीआईपीओ शेयर्स को जरूर जरूर खरीदें। और समय अभी है, जितने ज्यादा प्रीआईपीओ शेयर्स आपके पास होंगे, उतने ज्यादा लाभांश आपको भविष्य में प्राप्त होगा। निकोलाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रमोशन को बढ़ाया है, जहां पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कि हम लोग नए साल को का जश्न मना रहे हैं। और इसको हमने, इस ऑफर को बढ़ाकर हम लोगों ने 15 जनवरी तक कर दिया। भारत से और दूसरे देशों से जो हमारे पार्टनर्स हैं, उन्होंने जरूर ये कहा कि कई बार जो वेतन आता है वो जो है वो थोड़ा देरी से आता है, वो 10 तारीख तक आता है, 7 या 10 तारीख तक आता है। और हमारे जो पार्टनर्स हैं भारत में, उनको समय चाहिए था। और अगर 31 तारीख को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, प्रमोशन खत्म होगा, तो वो वाकई में इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और लोग जो हैं अपने वेतन को 10 तारीख तक ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उन्हें कहे अनुसार इस प्रमोशन को बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया है। और तो 15 जनवरी 2025 तक। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल ऐसे बड़े डिस्काउंट्स आपको नहीं प्राप्त होंगे, 88 गुना नहीं प्राप्त होगा। तो आप निकोलाई के शब्दों को जरूर सुने कि बस आपको अब खरीदारी करने की आवश्यकता है। और जल्दी से आप प्री आईपीओ शेयर्स को खरीदें। यदि आप ज्यादा
कमाई करना चाहते हैं तो आप एफिलिएट कार्यक्रम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका जो जो ऑफर है वो वाकई अनन्य है। और ये आप जो है लोगों की मदद भी करेंगे और उसमें आप अपना कमीशन भी प्राप्त करेंगे। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है, और ये 100 सालों में एक बार होता है कि ऐसा अवसर आता है। और एक ऐसा नवाचार, एक ऐसा इनोवेशन मुझे लगता है कि बहुत कम आता है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई संदेह नहीं है कि कि ये प्रौद्योगिकी काम करेगी कि नहीं करेगी। आपको भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपके पास अभी भी समय है, अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को साझा करें। उनको बताएं कि ये अवसर अभी भी मौजूद है, क्योंकि जो अभी डिस्काउंट का जो 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 स्तर है वो 3 गुना ज्यादा है, सामान्य से 3 गुना ज्यादा जो बाजार में प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अब पूरा 1.5 घंटा जो है अपने बैठक को पूरा कर चुके हैं, 90 मिनट पूरे कर चुके हैं। तो तो हमारे पार्टनर्स लिख रहे हैं कि वो जानकारी को साझा करना चाह रहे हैं नए प्लेटफॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, तकनीकी रूप से अ, हम लोग इसको एक पूरी जो जानकारी है नए मंच की, वो एक सत्र में नहीं कर पाएंगे। हम लोग 90 मिनट बात करते रहे, लेकिन ये 90 मिनट हमने बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्नों पर चर्चा की। ये ये हमारे सभी पार्टनर्स से ये प्रश्न आ रहे थे, और आज हम लोगों को ये पुष्टि भी हुआ कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जो कि तथ्यों को सुनना नहीं चाहते हैं। वो केवल और केवल अफवाहों पर या यूं कह लीजिए कि वो जिस प्रकार से समझना चाहते हैं उसी प्रकार से समझना चाह रहे हैं। तो तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने आज अपना समय कहीं जाया किया है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक नया साल शुरू हो रहा है। और हम लोगों ने पिछले साल दिसंबर में भी बैठक की, और डॉक्टर यूनिस्की की इस साल की अंत की जो रिपोर्ट जो थी वो डॉक्टर यूनिस्की और मजेस्का ने प्रस्तुत की। तो ये प्रश्न पूछा गया और मैंने इसके ऊपर चर्चा करने की ठानी, ताकि जो गलतियां हम लोगों ने 2024 में की थी उसको हम दोहराए ना, ताकि जो डॉक्टर यूनिस्की के जो शब्द हैं उनका अनुवाद बिल्कुल स्पष्ट और सही किया जाए, सटीक रूप से किया जाए। तो ताकि हम लोग उस गलती को ना दोहराएं। तो हमारी आधी जो बैठक थी वो इसी के लिए थी। और जैसा कि मैंने वायदा किया था कि हम लोग एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर रखेंगे, तो वो भी हम लोगों ने पूरा किया, और मुझे नहीं लगता कि वो भी जाया गया। तो वाकई में तो जो नए प्लेटफॉर्म के लिए जो प्रश्न थे, उस वो हम लोग अगले हफ्ते 16 जनवरी, जो कि गुरुवार का दिन है, उसमें हम चर्चा करेंगे। और हम लोग उन सभी चीजों की बात करेंगे जो भी मैंने आपको वायदा किया है नए प्लेटफॉर्म को लेकर, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और अगर मैं इस बैठक के अंदर अगर मैं करना चाहूं तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको अगली बैठक के लिए रखते हैं। और तो अगले हफ्ते इसी समय हम लोग मिलेंगे भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे शाम का समय। और ये सारी की सारी जो हम जानकारी जो है वो माइक्रोन ग्लोबल से, जो कि नया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अगले गुरुवार हम इसके ऊपर अगली बैठक में चर्चा करेंगे। तो तो लोग कह रहे हैं कि कजाकिस्तान के अंदर ये 9 बजे होंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर कीव में ये 6 बजे होंगे तो 9 बजे होंगे, और कजाकिस्तान के अंदर 9:30 बजे होंगे रात के। भारत में अगली बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी,
और वो लोग जो कि सक्रिय हैं या जो योजना बना रहे हैं कि 2025 में वो वो जो है वो सक्रिय रूप से कार्य करेंगे, तो अपने सभी टीम मेंबर्स को जरूर बुलाएं, अपने नेटवर्क के सभी सदस्यों को बुलाएं, उनको आमंत्रित करें। और हम लोग लगातार तरीके से जो है हम लोग एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करके हमारे पास समूह है, एक जो कि आपको ये बताएगा कि किस प्रकार से आप बंद कमरों की बैठक में भाग ले सकते हैं। क्योंकि जो जो क्लोज चैनल है, जो कि गोपनीय चैनल है, उसी में लिंक्स जो है वो बंद बैठकों के लिंक्स को साझा किया जाएगा। और बैक ऑफिस में भी क्लोज मीटिंग्स करके एक अनुभाग है, जहां पर हम लोग जो है अपनी बंद बैठकों के लिंक्स को प्रकाशित करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं कि 6 दिन अभी बचे हैं जो कि प्रमोशन के लिए है, जो कि 15 जनवरी। और आप इसका पूरा फायदा उठाइए, इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। और ये पिछले साल का ये अवसर था, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस साल का भी एक बहुत बड़ा अवसर आपके लिए बन सकता है, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है केवल, और पूरे के पूरे भविष्य के लिए भी हो सकता है, और आपके दोस्त, आपके परिजनों के भविष्य के लिए भी। क्योंकि ये बहुत विश्वसनीय है, क्योंकि कंपनी जो है वो विश्वसनीय रूप से आगे बढ़ रही है। और हम लोग कंपनी की मदद कर रहे हैं, और आपके निवेश से आप अपनी मदद कर सकते हैं, कंपनी की मदद कर सकते हैं कि ये कंपनी सक्रिय रूप से विकसित हो सके। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, आप और इतनी बड़ी संख्या में देखकर। और अगली बैठक में मैं चाहूंगा कि आपकी संख्या दुगनी तिगनी हो, जो कि 16 जनवरी गुरुवार को। तो आपको एक बार फिर हम लोग गुरुवार को मिलेंगे। धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।